कल्पना करो, जापान के एक छोटे से गांव की, जहां हवा भी मुस्कुराती है, समुद्र नीला है, आसमान साफ, और लोग 70, 80, 90 की उम्र में भी खेतों में काम कर रहे हैं। उनके चेहरों पर झुर्रियां है, पर आंखों में चमक है। ये जगह है ओकिनावा, जापान के दक्षिणी हिस्से में एक छोटा सा द्वीप। यहीं से शुरू होती है इकिगाई की कहानी। ओकिनावा को दुनिया में ब्लू जोन कहा जाता है, यानी वो जगह जहां लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं, और सिर्फ जीते नहीं, खुश रहते हैं। किताब के लेखक जब वहां पहुंचे तो वो सोच रहे थे, आखिर ऐसा क्या है इन लोगों में कि ये इतनी लंबी और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। ना कोई लक्जरी, ना बड़ी कारें, ना आधुनिक कंफर्ट, फिर भी हर चेहरा सुकून भरा। जब उन्होंने बुजुर्गों से पूछा, आपका सीक्रेट क्या है, तो ज्यादातर ने मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहा, इकिगाई। इकिगाई यानी जीने का कारण, वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं, वो छोटी सी चिंगारी जो दिल के भीतर कहती है, आज का दिन अच्छा होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं, जैसे नाम कमाना या करोड़पति बनना। कई बार ये उतनी ही साधारण होती है जितना कि किसी फूल को खिलते देखना, अपने पौधों को पानी देना, या किसी दोस्त को मुस्कुराकर सुप्रभात कहना। लेखकों ने ओकिनावा के गांव ओगिमी में एक बुजुर्ग महिला से बात की। उनकी उम्र थी 102 साल। उन्होंने पूछा, आप हर दिन इतनी ताजगी से कैसे रहती हैं? वो हंस पड़ी और बोली, क्योंकि आज मुझे अपने पड़ोसी के लिए खाना बनाना है। वो बीमार है, तो मैंने सोचा आज मैं उनके लिए सूप बनाऊं। यानी उनका इकिगाई था, किसी के काम आना। वो छोटी सी बात जो उन्हें हर सुबह जीवंत बना देती थी। यही इकिगाई का पहला रहस्य है। आपकी जिंदगी का अर्थ बड़ा होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। कहानी आगे बढ़ती है। ओकिनावा का एक और बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम था मोरितासन, उम्र करीब 94। हर सुबह वो अपने बगीचे में निकल जाते थे, मिट्टी में काम करते, फूलों से बातें करते। किसी ने पूछा, आप अभी काम क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे पौधे मुझसे बात करते हैं। जब मैं उन्हें सींचता हूं, वो बढ़ते हैं, और मुझे लगता है मैं भी बढ़ रहा हूं। देखा आपने, इकिगाई हमेशा किसी बाहरी लक्ष्य से नहीं जुड़ा होता। वो हमारे रिश्तों, शौकों और खुद से जुड़ाव से भी जन्म लेता है। मोरितासन का इकिगाई था प्रकृति से रिश्ता बनाए रखना। जब लेखक वहां के और लोगों से मिले तो उन्होंने एक पैटर्न नोट किया। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में रोज थोड़ा योगदान देता था। कोई अपने पड़ोसी की मदद करता, कोई कला बनाता, कोई गाने लिखता, कोई बच्चों को सिखाता। यहां तक कि जिनकी उम्र 100 साल थी, वो भी कहते, अभी तो बहुत काम बाकी है। ये सुनकर लेखक मुस्कुरा दिए। शायद यही इकिगाई का जादू था। जब इंसान को लगता है कि वो अब भी किसी काम का है, तब उम्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब लेखक सवाल करते हैं, क्या इकिगाई केवल जापानी लोगों की सोच है? क्या ये सिर्फ उनकी संस्कृति का हिस्सा है? उत्तर है नहीं। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। किसी का अपने परिवार के लिए, किसी का अपने काम के लिए, किसी का समाज के लिए। लेकिन फर्क यह है कि जापानी लोग उसे हर दिन जीते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग उसे ढूंढते रहते हैं। मेरा मकसद क्या है? इकिगाई सिखाता है कि ये ढूंढने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। अब जरा कल्पना करो, सुबह उठकर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कारण हो जो तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करे, तो दिन कैसा होगा? यही वो भावना है जो ओकिनावा के लोगों को जवान रखती है। उनका हर दिन एक मिशन होता है, चाहे वो छोटा क्यों न हो। कोई मछली पकड़ने जाता है, कोई गाना गाता है, कोई दोस्त से मिलने निकलता है। वे कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि इकिगाई कहता है, अगर तुम जी रहे हो तो तुम्हारे भीतर अभी कुछ करने की वजह बाकी है। लेखक ने नोट किया कि ओकिनावा के लोग जीवन में कुछ चीजों का पालन करते हैं। 1, कभी जल्दबाजी नहीं करते। उनकी चाल धीमी है पर स्थिर, क्योंकि वो मानते हैं
जल्दी करने से मजा चला जाता है। 2, वे खाने में संयम रखते हैं। हारा हाचीबू का नियम, मतलब पेट 80% भरने तक खाओ ताकि शरीर हल्का और मन संतुलित रहे। 3, वे रोज हंसते हैं क्योंकि उनके लिए हंसी एक औषधि है। 4, वे सामाजिक रिश्ते निभाते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी मोए समूह का हिस्सा होता है, एक छोटा सा मित्र मंडल जो एक दूसरे की देखभाल करता है। 5, वे हर दिन किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो। इन आदतों के बीच इकिगाई एक डोर की तरह सबको जोड़ देता है। लेखक को एक और व्यक्ति मिले, कियोनासन, उम्र 89। वो अब भी अपने पारंपरिक हथक रघे पर कपड़ा बुनते थे। उन्होंने कहा, मैं हर धागे को ऐसे बुनता हूं जैसे ये मेरी सांस हो। जब कपड़ा तैयार होता है मुझे लगता है मैंने कुछ सुंदर रचा। उनके हाथ कांपते थे, आंखें कमजोर थी, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा जैसे अनंत थी। वो कहते हैं, मेरा इकिगाई है सुंदरता रचना। जब तक हाथ चलेंगे मैं बुनाई करता रहूंगा। ये बात सुनकर लेखक ने महसूस किया, इकिगाई का मतलब सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि जीने की लय है, वो धुन जो आपके जीवन को अर्थ देती है। अब लेखक अपने नोट्स में लिखते हैं, हमें से बहुत से लोग अपने जीवन से थके हुए महसूस करते हैं। हमें सोमवार सुबह भारी लगती है। हम सोचते हैं, काश मुझे अपनी असली कॉलिंग पता होती। लेकिन इकिगाई यही सिखाता है कि तुम्हारी कॉलिंग कोई दूर पहाड़ नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर की आवाज है जो तब सुनाई देती है जब तुम शांति से बैठते हो। यानी इकिगाई तुम्हें किसी और जैसा बनने नहीं कहता, वो कहता है खुद को समझो और उसी में अर्थ खोजो। एक छोटी सी घटना, लेखक जब ओकिनावा के बच्चों से मिले तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? एक बच्चे ने कहा, मैं अपने दादा जैसा बनना चाहता हूं। वो हर दिन मुस्कुराते हैं और सबकी मदद करते हैं। दूसरे ने कहा, मैं अपने गांव को सुंदर बनाना चाहता हूं। लेखक को यह देखकर हैरानी हुई। यहां बच्चों के सपने मैं कुछ बनूं से ज्यादा मैं क्या दूं पर केंद्रित है। यही इकिगाई की आत्मा है। तुम्हारा जीवन तभी सुंदर है जब वो किसी और के लिए भी मायने रखता है। अब लेखक किताब में लिखते हैं, अगर तुम अपने इकिगाई को ढूंढना चाहते हो तो खुद से 4 सवाल पूछो। 1, तुम्हें क्या पसंद है? 2, तुम किस चीज में अच्छे हो? 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? 4, और कौन सी चीज है जिससे तुम रोज जी सकते हो? जब ये चारों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो बीच में जो जगह बनती है वही तुम्हारा इकिगाई है। सूरज ओकिनावा के ऊपर ढल रहा है। 100 वर्षीय महिला अपने घर के बाहर बैठी है। उसके हाथ में हरी चाय का प्याला है। वो मुस्कुराती है और कहती है, हर सुबह मैं सोचती हूं, आज किसी के लिए अच्छा क्या कर सकती हूं। शायद यही वजह है कि मैं अब भी जिंदा हूं। लेखक नोट करते हैं, हम सबके भीतर वो कारण छिपा है जिसके लिए हम बने हैं। बस हमें उसे पहचानना है, जीना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। सूरज धीरे धीरे ओकिनावा की पहाड़ियों के पीछे छिपता जा रहा था। लेखक अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। लोग अब भी बाहर काम में लगे थे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं बुनाई कर रही थी। बच्चे बांस की टहनियों से कुछ बना रहे थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बगीचे में मिट्टी पलट रहा था। उनके मन में सवाल उठा, ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं? ना छुट्टियां, ना रिटायरमेंट, ना कोई लक्जरी, फिर भी ये लोग इतने शांत क्यों हैं? उत्तर मिला, क्योंकि उन्होंने फ्लो को अपनाया है। फ्लो यानी जीवन की धारा में बहना। जापान में माना जाता है कि जब इंसान किसी काम में इतना डूब जाए कि उसे वक्त का एहसास ही न रहे तो वो फ्लो में होता है। ये वही स्थिति है जिसमें एक चित्रकार अपनी तूलिका भूल जाता है, एक संगीतकार अपने सुर में खो जाता है या एक माली पौधों को सींचते हुए गुनगुनाता है। फ्लो का मतलब है काम बोझ नहीं, आनंद बन जाए। लेखक ने देखा, ओकिनावा के कई बुजुर्ग अपने काम को मेडिटेशन की तरह करते हैं। वो पूरी तन्मयता से, ध्यानपूर्वक, बिना जल्दी किए हर चीज करते हैं।
एक महिला जब सब्जियां काटती है तो हर टुकड़े को ध्यान से देखती है, जैसे वो कोई कला बना रही हो। वो कहती है, अगर मैं मन से खाना बनाती हूं तो मेरा परिवार भी मन से खाता है। यहां हर काम एक आध्यात्मिक अभ्यास है। काम सिर्फ करने की चीज नहीं, जीने की विधि है। फ्लो को समझने के लिए लेखक ने कुछ नियम लिखे। एक समय में एक ही काम करो। अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। फोन, टीवी या चिंता को पास मत आने दो। 2 छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़े सपने अच्छे हैं, पर फ्लो तब आता है जब हम हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ओकिनावा के लोग फोन या टीवी में समय नहीं खोते। उनके लिए असली स्क्रीन है प्रकृति। 4 काम को आनंद से जोड़ो। अगर तुम अपने काम से जुड़ाव महसूस करते हो तो वो तुम्हारे लिए थकान नहीं, ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। अब लेखक बताते हैं एक और कहानी। एक बुजुर्ग कारीगर थे वॉटनेप्सन, उम्र 92 साल। वो हाथ से लकड़ी की खिलौने बनाते थे। उनसे पूछा गया, आप अब भी रोज काम करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, काम नहीं करता, खेलता हूं। हर खिलौना मेरा दोस्त है। उनके लिए हर लकड़ी का टुकड़ा एक कहानी था। जब वो उसे तराशते तो लगता जैसे वो अपनी आत्मा को नया आकार दे रहे हों। उनका इकिगाई यही था, हर दिन कुछ सुंदर बनाना और उसमें खुद को पाना। लेखक लिखते हैं, फ्लो में जीना यानी हर दिन अपनी आत्मा से मिलने का एक मौका देना। अब बात करते हैं रेजिलियंस की, यानी कठिनाइयों के बीच मजबूती से खड़े रहना। जापानी संस्कृति में एक शब्द है गमन, मतलब कठिन समय में धैर्य और गरिमा बनाए रखना। यह सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह टूट चुका था, तो इन्हीं लोगों ने गमन की भावना से फिर से देश को बनाया। हर इंसान ने अपने इकिगाई से जुड़कर मेहनत की। किसी ने मशीनें बनाई, किसी ने कला, किसी ने गीत लिखे। उन्होंने कहा, अगर मेरे जीवन का कोई कारण है तो कोई तूफान मुझे गिरा नहीं सकता। एक और शब्द है वाबिसबी। इसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता देखना। जापानी लोग मानते हैं, किसी चीज का टूटा या पुराना होना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी कहानी है। जैसे किसी कप में दरार हो तो वो दरार भी उसकी पहचान है। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक बार एक कुम्हार ने गलती से अपना पसंदीदा कटोरा गिरा दिया। वो टूट गया, लेकिन उसने उस कटोरे को सोने की धूल से जोड़ दिया, और जब वो जुड़ा तो पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगा। इस कला को कहते हैं किंत्सुगी, टूटी चीज को सोने से जोड़ना। ये जीवन का प्रतीक है। हम सब में कुछ न कुछ टूटा हुआ है, लेकिन अगर हम उसे इकिगाई के सोने से जोड़ दें तो वो दरारें हमें और खूबसूरत बना देती है। लेखक अब ये महसूस करते हैं कि इकिगाई सिर्फ ये नहीं बताता कि क्यों जीना है, ये भी सिखाता है कि कैसे जीना है। हर दिन को एक कला बनाना, हर पल को ध्यान से जीना, हर गलती में कुछ सीखना। यहां के लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, थोड़ा योग करते हैं या बस पेड़ के नीचे चाय पीते हैं। वे अपने पड़ोसियों को नमस्कार करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने काम में लग जाते हैं। उनके दिन में कोई स्ट्रेस शब्द नहीं, क्योंकि वे मानते हैं स्ट्रेस वही होता है जहां हम नियंत्रण से बाहर चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ओकिनावा में लोग सिर्फ वही पकड़ते हैं जो उनके हाथ में है। अब लेखक अपने जीवन की तुलना करते हैं। वो सोचते हैं, हम शहरों में हर वक्त भाग रहे हैं, मीटिंग्स, ईमेल, डेडलाइन। हम जीने की बजाय सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन यहां लोग हर पल सेलिब्रेट करते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी घड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मैं समय को नहीं, जीवन को सुनती हूं। क्या ये वाक्य अद्भुत नहीं? इकिगाई हमें यही सिखाता है, जीवन को सुनो, उसे दौड़ में मत बांधो। किताब में एक और उदाहरण आता है, एक जापानी व्यक्ति जो पिछले 70 सालों से सुशी शेफ है। उसका नाम है जीरो ओनो। वो हर दिन वही काम करता है, चावल बनाना,
मछली काटना, रोल बनाना। लेकिन जब लोग उससे पूछते हैं, क्या तुम बोर नहीं होते, वो मुस्कुराकर कहता है, हर दिन मैं पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। यही मेरा इकिगाई है। वो 95 साल के हैं, लेकिन अब भी अपने रेस्तरां में खड़े होकर काम करते हैं। उनके हाथ कांपते नहीं, आंखों में सटीकता है। उन्होंने कहा, अगर मैं रुक गया तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जब तक मैं काम करता हूं, मैं जीवित हूं। क्या ये बात आपको भी अंदर तक छूती है? क्योंकि यही तो इकिगाई का सार है। जीवन तब तक बहता है जब तक हम उसमें बहना नहीं छोड़ते। अब लेखक कहते हैं, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी समय अटक जाते हैं। हम सोचते हैं, अब आगे क्या? लेकिन इकिगाई सिखाता है, कभी भी खाली मत बैठो। अगर बड़ी चीजें नहीं कर पा रहे, तो छोटी चीजों में अर्थ खोजो। जैसे अपने पौधे को पानी देना, किसी बच्चे को कहानी सुनाना, या अपने परिवार के साथ चाय पीना। क्योंकि जब तुम छोटी छोटी चीजों में सुकून पाना सीख लेते हो, तो जिंदगी फिर कभी बड़ी नहीं लगती, बस सुंदर लगती है। अब लेखक को याद आती है वो 102 वर्षीय महिला जिससे उन्होंने शुरुआत में बात की थी। उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी जीवन से हार मानी? वो बोली, नहीं, क्योंकि मैंने जीवन से कभी लड़ाई नहीं की। मैंने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसे वो है। कभी धूप, कभी बारिश, दोनों अपने अपने इकिगाई है। लेखक को यह सुनकर एहसास होता है कि शायद हमें जीवन बदलने की जरूरत नहीं, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। और जब रात में लेखक अपने कमरे में लौटे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, इकिगाई कोई एक मंजिल नहीं है, ये वो रास्ता है जिस पर चलने से हर दिन मायने रखता है। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन का अर्थ ढूंढने की नहीं, जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की यात्रा है। सुबह की हल्की हवा, ताजा समुद्री महक और दूर से सुनाई देती हंसी की आवाजें। लेखक फिर उसी गांव में लौटते हैं जहां उन्होंने पहली बार इकिगाई का नाम सुना था। गांव का नाम ओगिमी, जिसे प्यार से कहा जाता है विलेज ऑफ लॉन्जेविटी, यानी दीर्घायु का गांव। यहां के रास्तों पर चलते हुए आप देखेंगे 90 साल की महिलाएं फूलों की माला बुन रही है, 95 साल के पुरुष खेत जोत रहे हैं और 100 साल के बुजुर्ग बच्चे को गोद में लेकर हंस रहे हैं। ये देखकर लेखक सोचते हैं, क्या इनके पास कोई जादुई नुस्खा है? और फिर उन्हें जवाब मिलता है, नहीं, बस एक सादा और खुशहाल जीवन शैली। जापान में एक पुरानी कहावत है, हारा हाचिबू, यानी पेट सिर्फ 80% तक भरो। ओकिनावा के लोग इस सिद्धांत को जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। वो खाना खाते हैं धीरे धीरे, ध्यान से, और जितनी जरूरत हो उतना ही। कभी पेट पूरी तरह नहीं भरते। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो मन हल्का रहता है। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनमें मोटापा, शुगर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां बहुत कम है। वे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, टोफू, मिसो सूप, स्वीट पोटैटोज और हर्बल टी लेते हैं। उनका खाना साधारण है, पर उसमें संतुलन और प्रेम है। लेखक लिखते हैं, यहाँ के लोग खाने को दवा की तरह खाते हैं और हम शहरों वाले दवा को खाने की तरह। एक 97 वर्षीय व्यक्ति थे मत्सुदा सेन। वो हर सुबह 5 बजे उठते, चाय पीते और अपने छोटे से बगीचे में चले जाते। वो कहते, अगर मैं हर दिन सूरज उगते हुए देख लेता हूं तो दिन अच्छा जाएगा। उनकी चाल धीमी थी, पर उनके कदमों में एक उद्देश्य था। उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर को व्यस्त रखता हूं ताकि मन परेशान न हो। ये वाक्य इकिगाई का मूल है। शरीर को चलाते रहो, दिमाग खुद शांत हो जाएगा। यही कारण है कि यहां के लोग रिटायर नहीं होते, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब है अब मेरा काम खत्म। लेकिन इकिगाई सिखाता है, जब तक सांस है, काम है, जब तक काम है, जीवन है। मोए, दोस्ती का जाल जो जीवन को थामे रखता है। ओकिनवा के हर गांव में एक अनोखी परंपरा है, उसे कहते हैं मोए। ये 4-5 लोगों का समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं। वे साथ खाते हैं,
बातें करते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मेरे मोए के बिना मैं शायद 80 की भी न होती। हम साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं, और यही हमें जवान रखता है। लेखक लिखते हैं, जहां अकेलापन बीमारी बन चुका है, वहां मोए दवा है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, एक भावनात्मक सुरक्षा है। ये बताता है कि इंसान को जीने के लिए सिर्फ हवा और खाना नहीं, बल्कि संबंधों की गर्माहट भी चाहिए। सूरज, नींद और हंसी प्राकृतिक दवा। जापानी लोग मानते हैं कि अगर तुम रोज धूप में थोड़ी देर बिताओ, तो शरीर खुद विटामिन डी से भर जाता है और मन खुश रहता है। वे हर दिन हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ा योग, थोड़ा ध्यान, और फिर बाकी दिन छोटे छोटे कामों में बिताते हैं। उनका हर दिन संतुलित होता है, ना बहुत आराम, ना बहुत मेहनत। और जब रात होती है, तो वे जल्दी सो जाते हैं ताकि शरीर खुद को ठीक कर सके। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है। लेखक पूछते हैं, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? एक 103 वर्षीय महिला हंसकर कहती है, क्योंकि अगर मैं हंसूंगी नहीं, तो और कौन हंसेगा? ये वाक्य उनके जीवन का मंत्र है। हंसी ही जीवन का ईंधन है। नेचर कनेक्शन, प्रकृति से रिश्ता। ओकिनवा के लोग प्रकृति से कटे नहीं हैं। वे उसके साथ सांस लेते हैं। हर घर के पास एक छोटा बगीचा होता है। वे कहते हैं, अगर तुम्हारे पास एक पेड़ है, तो तुम्हारे पास एक दोस्त है। ये रिश्ता उन्हें सिखाता है, जीवन का हर मौसम मायने रखता है। जब वसंत आता है, तो वो नई शुरुआत करते हैं। जब बारिश आती है, तो वे ठहर जाते हैं, और जब पतझड़ आता है, तो वे पुरानी चीजों को जाने देते हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ बहता है, और यही उन्हें आंतरिक शांति देता है। जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। लेखक एक 100 वर्षीय व्यक्ति से मिले। वो बोले, मैंने कभी लंबी जिंदगी मांगी ही नहीं, मैंने बस हर दिन को पूरा जीने की कोशिश की। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शायद इसी वजह से जिंदगी ने मुझे लंबा बना दिया। ये सुनकर लेखक को एहसास हुआ, लोग उम्र बढ़ाने के पीछे भागते हैं, पर असल रहस्य है उम्र को सार्थक बनाना। इकिगाई यही सिखाता है, अगर हर दिन का कोई अर्थ है, तो जिंदगी खुद तुम्हारे साथ चलती रहेगी। संतुलन का सूत्र। किताब में बताया गया है कि ओकिनवा के लोगों में एक गहरी संतुलन भावना होती है। वे मेहनत करते हैं, लेकिन आराम भी जानते हैं। वे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन अकेले में शांति भी ढूंढते हैं। वे आधुनिकता को अपनाते हैं, लेकिन परंपरा को नहीं भूलते। उनका जीवन एक नृत्य है, जहां हर कदम एक लय में है, और वो लय है इकिगाई। लेखक एक शाम एक बुजुर्ग महिला हिगासन के घर गए। वो चाय बना रही थी। धीरे धीरे पानी उबल रहा था। पत्तियां हरी थी, खुशबू ताजी। उन्होंने कहा, जब तक पानी उबलता है, मैं अपनी सांसें गिनती हूं, ताकि मन शांत रहे। लेखक ने पूछा, क्या ये आपकी मेडिटेशन है? वो बोली, नहीं, ये मेरा इकिगाई है। हर कप चाय में मैं अपने दिन की कहानी डालती हूं। ये सुनकर लेखक समझ गए, इकिगाई का मतलब बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि हर छोटे पल को अर्थपूर्ण बनाना है। विज्ञान भी यही कहता है। कई वैज्ञानिकों ने ओकिनवा के लोगों पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इन लोगों में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बहुत कम होता है, और सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन बहुत अधिक। उनका दिल, दिमाग और शरीर एक लय में चलते हैं, और इसका कारण सिर्फ खान पान या व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, उद्देश्यपूर्ण जीवन और सामाजिक जुड़ाव। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया ओकिनवा इफेक्ट, और किताब में लिखा गया, इकिगाई इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ लाइफस्टाइल, अ ब्लेंड ऑफ पर्पस, पीस एंड परसिस्टेंस। इकिगाई कोई विचार नहीं, ये जीवन की एक शैली है, उद्देश्य, शांति और निरंतरता का संगम। रात में लेखक उसी समुद्र किनारे बैठते हैं जहां से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। लहरें किनारे पर आ रही हैं, चांद की रोशनी पानी पर नाच रही है,
वो सोचते हैं, क्या सच में इकिगाई जीवन को लंबा बना देता है? और फिर उन्हें एहसास होता है, नहीं, इकिगाई जिंदगी को लंबा नहीं, जीने लायक बना देता है। क्योंकि असली सुख ये नहीं कि हम कितने दिन जिए, बल्कि ये कि हर दिन में हमने कितनी जिंदगी जी। रात धीरे धीरे ढल रही थी। ओकिनावा के आकाश में तारों की भीड़ थी और समुद्र की लहरें किसी पुराने गीत की तरह गुनगुना रही थी। लेखक अपनी नोटबुक बंद करते हुए सोचते हैं, मैं यहां इकिगाई ढूंढने आया था, पर शायद इकिगाई ने मुझे ही ढूंढ लिया। उनके सामने कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे, हाथों में चाय, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान। उन्होंने कहा, यहां हम जीवन से नहीं भागते, हम जीवन के साथ नाचते हैं। जीवन के साथ नाचना, ये इकिगाई का सार है। लेखक ने उनसे पूछा, क्या आप कभी डरते नहीं? उम्र बढ़ने का, बीमार होने का, मौत का? वो मुस्कुराकर बोले, मौत? वो तो जीवन का हिस्सा है। जब तक वो आती नहीं, मैं उसे क्यों सोचूं? जब वो आएगी, मैं उसे भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उसने मुझे इतना सुंदर जीवन जीने दिया। ये सुनकर लेखक स्तब्ध रह गए। यहां के लोग मौत से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने जीवन को पूरी तरह जी लिया है। वे मानते हैं, अगर हर दिन का अर्थ है, तो अंतिम दिन का भी डर नहीं होता। अब लेखक हमें बताते हैं एक आखिरी कहानी। एक बुजुर्ग महिला थी उशीसन, उम्र 105 साल। वो अब भी हर दिन अपने पोते के लिए कपड़े सीती थी। उनसे पूछा गया, आपको क्या लगता है, आपका इकिगाई क्या है? वो मुस्कुराई और बोली, मेरे हाथ अब कमजोर है, आंखें भी कमजोर हो रही है, पर जब मैं सुई में धागा डालती हूं, मुझे लगता है मैं अब भी दुनिया से जुड़ी हूं। शायद यही मेरा इकिगाई है, जुड़ाव। उनके शब्दों में गहराई थी। इकिगाई सिर्फ किसी बड़े लक्ष्य का नाम नहीं, ये रिश्ते, संबंध और प्यार के छोटे छोटे पल हैं, जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम जिंदा हैं। इकिगाई और आत्मा का संतुलन। लेखक लिखते हैं, हर इंसान के भीतर 3 आवाजें होती हैं, दिमाग की, दिल की और आत्मा की। हम ज्यादातर जीवन दिमाग और दिल के बीच गुजार देते हैं, पर जब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, वहीं से इकिगाई शुरू होता है। आत्मा की ये आवाज बहुत धीमी होती है। वो तब सुनाई देती है जब हम रुकते हैं, थोड़ी शांति में बैठते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं? इकिगाई सिखाता है कि अगर तुम अपने भीतर की उस फुसफुसाहट को सुन पाओ, तो तुम्हें दिशा मिल जाएगी। तुम्हें किसी गुरु या किताब की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जवाब तुम्हारे अंदर ही है। इकिगाई, आत्मा का धागा। लेखक कहते हैं, इकिगाई एक धागे की तरह है जो जीवन की हर बात को जोड़ देता है। काम, परिवार, दोस्त, प्रकृति, सबको एक लय में बांध देता है। तुम्हारा इकिगाई भले ही अलग हो, किसी का कला है, किसी का सेवा करना, किसी का सिखाना, किसी का सिर्फ लोगों को मुस्कुराना, लेकिन जो भी हो, वो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। इकिगाई ये नहीं कहता कि तुम हर दिन महान काम करो, वो कहता है, हर दिन को महान बनाओ। लेखक किताब में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, हमें से ज्यादातर लोग खुशी को सफलता से जोड़ देते हैं, पर इकिगाई सिखाता है कि सफलता खुशी से आती है, खुशी सफलता से नहीं। अगर तुम अपने काम में अर्थ देख पा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के जीवन में थोड़ा उजाला भर रहे हो, तो तुम पहले से ही सफल हो, चाहे तुम्हारे बैंक खाते में कितना भी हो। जापानी लोग कहते हैं, अगर तुमने किसी को मुस्कुराया, तो तुमने एक दिन नहीं, एक जीवन बचाया। इकिगाई और वर्तमान का जादू। लेखक ने नोट किया कि ओकिनावा में लोग भविष्य की चिंता नहीं करते, वे बस वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि वे मानते हैं, भविष्य चिंता से नहीं, कर्म से बनता है। जब वे खाना खाते हैं, तो सिर्फ खाना खाते हैं। जब हंसते हैं, तो दिल से हंसते हैं। जब दुखी होते हैं, तो उसे भी महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर भावना का अपना स्थान है। इकिगाई का असली जादू यही है, वर्तमान को गले लगाना।
क्योंकि जो वर्तमान में पूरी तरह जी ले वो कभी पछतावे में नहीं जीता। अंतिम संदेश, जीवन एक तोहफा है। किताब के आखिरी पन्नों में लेखक लिखते हैं, हम सब यहां किसी कारण से हैं, कुछ बड़ा करने के लिए नहीं बल्कि कुछ सच्चा करने के लिए। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन का मतलब सिर्फ कामयाबी या शोहरत नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे पल है जो हमारे दिल को छू जाते हैं, जैसे किसी की मदद करना, किसी को माफ करना, किसी को मुस्कुराते देखना, या बस खुद से कहना आज का दिन अच्छा था। लेखक का अंतिम अनुभव। लेखक जब ओकिनावा से लौट रहे थे तो विमान की खिड़की से नीचे देखा, छोटे छोटे घर, नीला समुद्र और लोग जो शायद उसी वक्त हंस रहे होंगे। उन्होंने अपने मन में कहा, मैंने इकिगाई नहीं सीखा, मैंने उसे महसूस किया है। उन्होंने डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, इकिगाई कोई चीज नहीं जिसे पाना है, वो एहसास है जो तब आता है जब तुम पूरी तरह यहां होते हो। अब तुमसे एक सरल प्रश्न, अगर आज तुमसे पूछा जाए क्यों उठते हो हर सुबह, तो क्या तुम्हारे पास जवाब है? अगर है तो उसे जियो, अगर नहीं तो चिंता मत करो, क्योंकि इकिगाई को ढूंढना कोई परीक्षा नहीं, एक यात्रा है, और हर यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुम खड़े हो। इकिगाई का संदेश, धीरे धीरे हवा बह रही है, कहीं एक बूढ़ा आदमी अपने पौधे को पानी दे रहा है, कहीं एक बच्ची अपनी दादी के साथ हंस रही है, कहीं कोई अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है, कहीं कोई बस आसमान देख रहा है। ये सब लोग, इन सबके काम, इन सबकी मुस्कुराहटें, यही तो इकिगाई है। हर धड़कन, हर सांस, हर छोटी सी कोशिश, अगर उसमें प्यार है, उद्देश्य है, तो वही तुम्हारा इकिगाई है। और यही इकिगाई का असली अर्थ है, सुबह उठने का कारण और रात को मुस्कुराकर सो जाने की शांति। तो अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि रास्ता नहीं मिल रहा, तो रुक जाना, सांस लेना और खुद से कहना, शायद जवाब बाहर नहीं, मेरे अंदर है। और फिर जो पहला काम दिल कहे वही करना, क्योंकि वही तुम्हारा इकिगाई होगा। कहानी खत्म नहीं हुई, बस जीवन शुरू हुआ है। हर सुबह जब सूरज उगे, याद रखना तुम्हारे होने का भी एक कारण है। आपका दिल से धन्यवाद इस पूरी ऑडियो बुक को सुनने के लिए। आपका समय, आपकी जिज्ञासा और आपकी सोच को सलाम। अगर इस किताब ने आपके भीतर कुछ बदला है तो यही इसकी असली सफलता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई यात्रा के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।